हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग जो वीडियो डाल रहा है क्लास 11th के लिए। तो आपका एग्जामिनेशन 17 तारीख 2 दिन और बचा हुआ है। आज 15 हो गया, 16 तारीख एक दिन ही बचा हुआ है, संडे, और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर बिजनेस स्टडी अकाउंटेंसी का तो 5 सेट आप बना दिए, बिजनेस स्टडी का 2 ही सेट बनाए, तो सर बाकी सेट्स और लाइए। तो देखिए बिजनेस स्टडी का तीसरा सेट आपके पास जा रहा है और जल्द ही चौथा सेट जाएगा आपके पास बिजनेस स्टडी का। पहले मंडे को बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे दीजिएगा, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट जो जैसे ही आप अकाउंट्स और बीएसटी का एग्ज़ाम दे देंगे हिंदी इंग्लिश देने के बाद, चूँकि 17 को हिंदी इंग्लिश है, 18 को अकाउंट्स बीएसटी, 19 को है आपका मैथ्स, तो बीच में 17 तारीख को आप लोगों को बाकी सीए और इकोनॉमिक्स और ईटीपी के लिए वीडियो डाल दिए जाएंगे। तो जो बच्चे 2 वीडियो देख चुके हैं बीएसटी का, सेट 1 सेट 2 देख चुके हैं, सेट 3 आपके पास है, तीसरा वीडियो है बीएसटी का, अगर 40 का 40 क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर गारंटी दीजिए कि इसी से क्वेश्चन आएगा। सर आपके लिए गारंटी है कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, आज तक तो कुछ पढ़े नहीं, आप मान लिया पढ़े हैं तो अच्छी बात है, तब तो आपकी गारंटी है। अब कुछ नहीं पढ़ा रहेगा बच्चा और बोलेगा 40 में 40 ला देंगे, तो सर 2 दिन पढ़ के अगर 40 में 40 आ जाएगा तो साल भर क्यों पढ़ेगा लोग? नहीं, तो इसीलिए आपको साल भर पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं सारे बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लास 12th में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं घर बैठे पढ़ना और अच्छे टीचर से पढ़ना, अच्छे फैकल्टी मेम्बर से पढ़ना और बेस्ट इन्वायरमेंट में पढ़ना, बेस्ट क्वालिटी का नोट्स आपको अगर चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का क्लासेस अगर चाहिए, घर बैठे आपके आसपास में जो क्लास है या जो ट्यूशन है जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से खुश नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आसपास में बहुत सारे ट्यूशन चल रहा है या कॉलेज चल रहा है, वो बच्चे वहाँ से सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं, उनको लग रहा है कि हमको कम मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो वैसे बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं है, वैसे बच्चों के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आया। वो बच्चे हमारे साथ जुड़े, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हर सब्जेक्ट के लिए 1000 चार्ज रखा हुआ है, 1000 पर सब्जेक्ट। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 4000 लगेगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे 3000 लगेगा, पूरे कोर्स। उसमें आपको मिलेगा रेगुलर वीडियोस, रेगुलर पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, एमसीक्यू के साथ डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पर डे आपको डेली प्रैक्टिसेस मिलेंगे, आप लगातार टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें टेस्ट आपको मिलेगा, हर संडे टेस्ट की फैसिलिटी मिलेगी कि एवरी संडे आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ, इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पर जरूर फ़ोन कीजिए और उसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे दिए हुए नंबर पर जरूर फ़ोन कीजिए। जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों का सफ़र है, हम लोगों का टारगेट है कि आप अच्छा रिजल्ट करके जाओ और हम लोग इसी के लिए जी जान लगे हुए हैं। इसलिए मैंने क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारा वीडियो डाल दिया ताकि बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन आ सके, उनको लग सके कि हम कर सकते हैं। मेरा ये खास करके जो संदेश है वो उन लोगों के लिए जिनके आसपास में अच्छे ट्यूशन्स नहीं है। बच्चा अच्छा करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अच्छे ट्यूशन नहीं होने के कारण, अच्छे कोचिंग्स नहीं होने के कारण, अच्छी पढ़ाई नहीं होने के कारण दिक्कत होता है। तो वैसे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन उनके घर तक पहुंचेगा, कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी। हमारा सपना है एजुकेशन कभी भी और कहीं भी, यही टैगलाइन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, नहीं तो सोचेंगे सिर्फ प्रचार कर रहे हो सर। तो इसलिए हम लोग आज सेट 3 बीएसटी का देख रहे हैं और आज 40 का 40 याद करके जाएंगे। याद रखना है सबको, सब 40 का 40 याद कर लेना। साथ ही साथ बोलता है वह आर्थिक क्रिया जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक लेते हैं। दूसरे के लिए हम काम करते हैं, बदले में सैलरी मिलेगा, उसको नौकरी बोलते हैं। नौकरी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? रोजगार। नौकरी को क्या बोलते हैं? रोजगार। इसमें हम दूसरे के लिए नहीं काम करते, बिजनेस करें तो अपने लिए काम करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, इसमें भी अपने लिए काम करते हैं। लेकिन रोजगार ऐसा है जिसमें हम दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में हमको वेतन मिलता है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है पूंजी जरूरी है, सफल होने के लिए मशीनरी जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, या एक अच्छा संगठन जरूरी है। तो याद रखिएगा, एक अच्छा संगठन जरूरी है। अगर ये रहेगा तभी बिजनेस सक्सेस होगा। ईमानदारी अपने जगह रखा रह जाएगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एक अच्छा संगठन रहेगा, तभी आपका बिजनेस सक्सेस करेगा, सफल होगा। अगर अच्छा संगठन नहीं है तो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि तेल शोधक कंपनी, तेल शोधक कारखाने और चीनी मिल किस उद्योग के अंदर आते हैं? बताइए। तेल शोधक कंपनी जो मिल है, तेल शोधक जो इंडस्ट्री है जहाँ पे तेल रिफाइन किया जाता है या चीनी जहाँ बनाया जाता है, उसको हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री है ना ये, और फैक्ट्री जितना भी जहाँ पे सामान बनता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं। वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है। कॉमर्स के अंदर कौन कौन चीज़ होता है? कॉमर्स के अंदर आप पढ़े होंगे, ट्रेड होता है, फैक्टर ऑफ ट्रेड होता है।
नहीं सॉरी, कॉमर्स के अंदर हम लोग यहाँ देखेंगे, कॉमर्स के अंदर ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड। तो देखिए ट्रेड और एड्स ऑफ ट्रेड ये कॉमर्स के अंदर शामिल होता है। और कॉमर्स किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ई जिसको बोलते हैं, इसके अंदर 3 चीज़ आता है, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। बिजनेस के अंदर 2 चीज़ आता है, इंडस्ट्री आता है, इंडस्ट्री आता है और कॉमर्स आता है। और कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ आता है, ट्रेड आता है, और फैक्टर ऑफ ट्रेड आता है, FOT कर देते हैं। तो याद रखिएगा कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ है, ट्रेड और फैक्टर ऑफ ट्रेड। एकाकी व्यापार की विशेषता इसमें से क्या है? इसमें से एकाकी व्यापार की विशेषता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला बोलता है सोल मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो गलत है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है एकाकी व्यापार का, लेकिन अकेला मैनेजमेंट है, ये सही है। एकाकी व्यापार का मतलब है कि जिस व्यापार में एक व्यक्ति ही सारा पैसा लगाता है, एक व्यक्ति ही सारा बिजनेस मैनेज करता है और एक ही व्यक्ति सारे प्रॉफिट और लॉस को लेता है, ऐसे बिजनेस को सोल ट्रेड बोलते हैं। जो आपके आसपास में दिखता होगा, कोई राशन दुकान खोल रखा है तो अकेले सारा पूंजी लगा रखा है, अकेले सारे बिजनेस को चलाता है, अकेले प्रॉफिट लॉस लेता है, ऐसे बिजनेस को एकाकी व्यापार बोलते हैं। एक अकेला व्यक्ति अगर किसी व्यापार को चलाता है तो कौन सा व्यापार होगा? एकाकी व्यापार। अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर चलाएंगे तो पार्टनरशिप हो जाएगा, साझेदारी हो जाएगा। तो याद रखिएगा पहला ही विशेषता है, बाकी इसका मतलब नीचे वाला नहीं होगा। तो नीचे हम लोग पढ़ते भी नहीं, फर्स्ट वाला ही होगा। तो 5 का हम लोग ए कर लिए। 6 में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है। बताइए, अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जन्म लीजिए। देखिए जन्म से यहाँ पे है, इस परिवार में जन्म ले लोगे, इसके मेंबर बन जाओगे। जैसे तुम चाहते हो कि अंबानी जो है ना सर, उसका फैमिली में हमको जगह मिल जाए, सर अंबानी का फैमिली में हम भी चल जाएँ। कोई एग्ज़ाम होता है क्या? बताइए, पास करेंगे उसका? तो बता, अंबानी के फैमिली में घुसने के लिए परीक्षा नहीं होती है, किस्मत लेने का आना पड़ता है। उसके परिवार में किस्मत लेके आओ, जन्म लो, तो उसके परिवार में जन्म लोगे, उसके परिवार के सदस्य बन जाओगे। वही यहाँ लिखा है कि अगर चाहते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको किस्मत लेके आना होगा। किस्मत बड़ा रहेगा, बुलंद रहेगा, तब उस फैमिली में जन्म लोगे। सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है। 10 से कम कोई भी सहकारी संगठन नहीं रखता है। सहकारी संगठन में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है, सबको बता दिया गया है। व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप सबसे अधिक अस्थायी होता है? कौन सा ऐसा बिजनेस करने का तरीका जो सबसे ज़्यादा फिक्स होता है, जो ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा जल्दी डूबता नहीं? तो याद रखिएगा, जल्दी डूब जाता है, ये भी जल्दी डूब जाता है, ये भी जल्दी डूब जाता है। कंपनी बहुत फिक्स है, कंपनी डूबता जल्दी नहीं है। तो कंपनी बिजनेस करने का ऐसा तरीका है जो लंबे समय तक चलता है, जल्दी डूबता नहीं है। तो कंपनी सबसे स्थायी होता है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। यानी प्राइवेट कंपनी रहेगा तो 2 सदस्य कम से कम रखने होंगे। आगे लिखा है, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। सरकारी कंपनी की स्थापना कैसे होती है? तो जितनी सरकारी कंपनी है उनका स्थापना सब सरकारी जो कंपनी अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम, उससे होती है। तो सरकारी कंपनी की स्थापना होती है भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा। यानी भारत में कंपनी का जो कानून है उससे सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। इनमें से कौन सा एक सरकारी कंपनी का उदाहरण है? इसमें कौन सरकारी कंपनी? क्या LIC सरकारी कंपनी? नहीं, LIC पब्लिक कॉरपोरेशन है। सेल सरकारी कंपनी है? जी हाँ, सेल ही सरकारी कंपनी है। इसका एग्जाम्पल कौन है? सेल। ये सरकारी कंपनी नहीं है। बोलोगे रेलवे तो सरकारी है सर, सरकारी है लेकिन कंपनी नहीं है। इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको भी बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो याद रखिएगा ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी तो दुनिया के बहुत व्यापक होता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय होता है। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीज़ इसमें पहले का क्वेश्चन आ रहा है जो पहले हम लोग सेट्स किए ना, उस सेट्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 40 नंबर में बोल रहा है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव से क्या हुआ है? निर्यात बढ़ा है, विकास की दर में वृद्धि हुई, बिल्कुल सब बढ़ा है। भारत में अगर हम वैश्वीकरण लगा दिए, विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिए तो ये तीनों चीज़ बढ़ गया। निर्यात भी बढ़ गया, विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ गया, विकास की दर भी बढ़ गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कंट्रोल करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जो दुनिया के अलग अलग देशों में बिजनेस फैला रखा है, जैसे एप्पल हो गया, गूगल हो गया, कैसे कंट्रोल करता है? तो ये लोग अपना हेड क्वार्टर से कंट्रोल करता है। किससे कंट्रोल करता है? हेड क्वार्टर से। इसका सारा कंट्रोल हेड क्वार्टर से होता है। जो इसका हेड क्वार्टर वही कंट्रोल करता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके पास पावर होता है सारे नोट छापने का। जितने नोट जारी होते हैं ना, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। जितने तरह के नोट जारी होते हैं सारे नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समय की उपयोगिता का सृजन करता है। समय की उपयोगिता जो है भंडार गृह सृजित करता है। समय की उपयोगिता कौन सृजित करता है? भंडार गृह सृजित करता है समय की उपयोगिता।
मान लो 10 दिन के लिए तुमको माल रखना है तो 10 दिन के लिए कहाँ रखोगे, गोदाम में ना रखोगे। वेयर हाउस मतलब गोदाम होता है, तो गोदाम तुम्हारा समय जो है ना उस कटवाता है। मान लो 10 दिन के लिए माल रखना है तो 10 दिन समय ही मेन है, तो उसकी उपयोगिता आप गोदाम से ले सकते हैं। आगे बोलता है इंटरनेट का प्रयोग कहाँ पे होता है, बताइए इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिए, इंटरनेट लाइब्रेरी में भी इस्तेमाल होता है, बिजनेस में भी इस्तेमाल होता है, यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल होता है। तो ऑल ऑफ दीज, कोई दिक्कत है। लाइब्रेरी इंटरनेट का इस्तेमाल तीनों जगह पे होता है। एक होता है इंटरनेट और एक होता है इंट्रानेट। आप लोग को मालूम है क्या अंतर है दोनों के बीच में? एक है इंटरनेट और दूसरा है इंट्रानेट। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का मतलब होता है कि आपके मोबाइल में जो है इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब आप कहीं भी चल जाओ, पहाड़ पे बैठ जाओ, कहीं भी चल जाओ, नेट आपके साथ जाएगा। अगर इंटरनेट नेट का आपके साथ जाता है मतलब आप कहीं भी जाओगे आपके साथ जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंट्रानेट का मतलब है एक लिमिटेड एरिया तक रहेगा, उसके बाद आपके साथ नहीं जाएगा। इंट्रानेट, जैसे हम लोग जियो फाइबर लगाए हैं तो हम अपने ऑफिस से घर चले जाएंगे तो क्या जियो फाइबर काम करेगा? नहीं करेगा, एक लिमिटेड एरिया तक ही काम करेगा। इसको बोलते हैं इंट्रानेट। एक लिमिटेड एरिया तक आपको पूरा नेटवर्क मिलेगा, लेकिन जैसे वो एरिया से बाहर जाएंगे वो नेटवर्क कट जाता है। तो ऐसे में ऑफिस में जो लगता है वो इंट्रानेट लगता है कि हम अपने ऑफिस तक लगा रखे हैं इंट्रानेट, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर है। इंट्रानेट मतलब जो फाइबर लगाते हैं कि एक लिमिट तक आपको नेट देगा, उसको दूसरे बाहर जाओगे उसके रेंज से तो नेट पकड़ना बंद कर देगा। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा मोबाइल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ इंटरनेट तुम्हारे साथ जाएगा। तो दोनों में अंतर होता है इंटरनेट और इंट्रानेट में, याद रखिएगा। आगे बोलता है अग्नि बीमा की अवधि होती है। फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए। ब्याज का सर्वाधिक दर किस पर मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर। सबसे ज़्यादा ब्याज कहाँ मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर। उसके बाद नीचे है ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को क्या बनाया? ई कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जब से आया ये डिजिटल दुनिया, तब से बिजनेस के क्षेत्र को क्या कर दिया है? बताइए, ये सब क्वेश्चन बताने की जरूरत है। अभी बताइए, हमसे कोई भी बच्चा जमशेदपुर में बैठ के, झारखंड के किसी कोने में बैठ के पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा धनबाद में पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा बोकारो में, झारखंड के कहीं किसी कोने से पढ़ ले रहा है। ये क्या हो रहा है कि जैसे जिस दिन ई कॉमर्स आया, इलेक्ट्रॉनिक हम लोग तब ना हुए, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन बोलते हैं, ई एजुकेशन। क्या आज ई एजुकेशन का ज़माना ये है कि हज़ारीबाग में पढ़ा रहे हैं हम, और झारखंड के किसी कोने से बैठा हुआ बच्चा हमारे एजुकेशन को ले रहा है, हमसे पढ़ रहा है, हमारे बारे में जान रहा है। ये तभी पॉसिबल हुआ जब ई कॉमर्स आया। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए ये वाला सी होगा। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, याद रखिएगा, है ना। उसी तरह ई बिजनेस आता है। ई बिजनेस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, है ना। उद्यमी का सामाजिक दायित्व होता है। एक बिजनेसमैन का सोशल ड्यूटी किसके किसके प्रति होता है? तो एक बिजनेसमैन का सोशल ड्यूटी कर्मचारी के लिए भी होता है, उपभोक्ता के लिए भी होता है, सरकार के लिए। तो ऑल ऑफ दीज मारेंगे, सबके लिए उसकी ड्यूटी बनती है। मानव जीवन का बीमा निम्नलिखित में से किस में होता है? मानव जीवन किस में कराते हैं? तो बताइए, जीवन है तो साफ ही जीवन बीमा। अब हम अपना लाइफ का समुद्री कराएंगे, हम अपना लाइफ का अग्नि कराएंगे कि जल जाएंगे तब। हम अपना लाइफ का स्वास्थ्य बीमा नहीं, मानव का जीवन का बीमा। जीवन का बीमा लाइफ में होगा, स्वास्थ्य का बीमा स्वास्थ्य में होगा, याद रखिएगा। तो जीवन का अगर बीमा कराता है कोई भी व्यक्ति तो मानव जीवन अपना बीमा जीवन बीमा में कराता है, लाइफ इंश्योरेंस में। आगे, व्यवसाय का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न में से कौन सा है? एक बिजनेसमैन अपने मालिक के लिए, अपने निवेशक के लिए जो उसको पैसा लगाता है उसके लिए क्या सोचता है? तो पहला उसकी सुरक्षा प्रदान करता है पूंजी का, कि जो भैया तुम इसकी गारंटी देता है कि तुम जो पूंजी लगाओ तुम्हारा पूंजी सुरक्षित रहेगा। उचित लाभांश, समय पर पैसा देता है कि भैया आप जो पैसा लगाओ समय पर देंगे। उचित पारिश्रमिक, जो आपका लेबर चार्जेज है वो समय पर देंगे। और समय पर ब्याज का भुगतान। इसमें से बोलता है कि क्या देखता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, पारिश्रमिक और ब्याज का भुगतान तो होगा नहीं मालिक के प्रति, निवेशक के प्रति। उचित लाभांश सुनिश्चित करना और पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना। तो बोलता है सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? सोशल ड्यूटी क्या है उसका? तो सोशल ड्यूटी को उसको समय पर लाभांश दिया जाए। सोशल ड्यूटी क्या है? उसको समय पर लाभांश दिया जाए। अच्छा, प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाई, प्रॉप विवरण कौन इशू करता है? तो प्रॉप विवरण कंपनी इशू करती है जब वो शेयर मार्केट से खरीदती है। एक कंपनी अपना हिस्सा बेच के अगर मार्केट से पूंजी लाती है तो हिस्सा बेच के पूंजी लाने के लिए जो विवरण जारी करती है उसी को बोलते हैं प्रॉप विवरण, प्रोस्पेक्टस। और कौन जारी करता है? कंपनी। पार्षद सीमा नियम में कितने वाक्य होते हैं? तो 6 वाक्य होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 वाक्य होते हैं। पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्य होते हैं। 28 नंबर बोलता है किस प्रपत्र को कंपनी का चार्टर कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। कंपनी के नाम की स्वीकृति के प्रार्थना पत्र कहाँ भेजने की? कंपनी का नाम अगर आप कोई रखते हैं, जैसे हम कंपनी का नाम रख दिए कॉमर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, तो किसके पास चिट्ठी भेजेंगे कॉमर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए? तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजेंगे।
चिट्ठी कि सर हमारा नाम कॉमर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड रख दिया जाए। 30 नंबर है, कंपनी का समामेलन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? वही जारी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देगा। कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं? मालिक होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। ऋण पत्रों पर क्या मिलता है? ब्याज। ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है, ऋण पत्र पर ब्याज देना होगा। ऋण पत्र क्या होता है? अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है उधार में, तो उसके लिए सर्टिफिकेट जारी करती है। उधार के बदले में दिया गया सर्टिफिकेट ऋण पत्र कहलाता है, उसके बदले में कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। आगे, निम्न में से कौन वित्त का बाह्य स्रोत है? मतलब कंपनी को कहाँ से बाहर से पैसा मिलेगा? इसमें से कौन सा ऐसा है जो, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, इसमें से कौन ऐसा है जिससे बाहर से पैसा नहीं ला सकती कंपनी? तो याद रखिएगा, इससे बाहर से मिलेगा, इससे भी बाहर से मिलेगा, इससे भी, लेकिन ये कंपनी के अंदर का प्रॉफिट है। रिटेन अर्निंग का मतलब था आपका कमाया हुआ प्रॉफिट। अगर कोई कंपनी कमाया हुआ प्रॉफिट रखती है तो वो अंदर का ना है, अंदर से ना पूंजी। यार दो तरह से पूंजी लाते हैं, एक अपने घर से लगाते हैं और एक बाहर से लाते हैं। तो बाहर से जो लाते हैं उसको बोलते हैं बाह्य स्रोत, और अंदर से लगाते हैं उसको बोलते हैं आंतरिक स्रोत। ध्यान दीजिए, तो ये तीनों बाह्य है, ये तीनों बाहर से पैसा आएगा, और ये है आंतरिक स्रोत, अपने घर से पैसा हम लगाते हैं। अंशों के निर्गमन द्वारा कौन सा वित्त प्राप्त होता है? तो शेयर बेचने से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल जाएगा, दीर्घकालीन। अगर चाहिए आपको लंबे समय के लिए पैसा तो आप शेयर बेच दो, अपना हिस्सा बेच दो। कंपनी अपना हिस्सा बेच के 1 साल से, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाती है। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए किधर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेकेंड वाला है। FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप बोलता है IDBI की स्थापना कब हुई? तो IDBI की स्थापना 1964 में हुई। IDBI की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। कोई दिक्कत है? IDBI की स्थापना 1964, याद रखना। अब बोलता है कि लघु उद्योगों से लाभ क्या हुआ? लघु उद्योग से क्या फ़ायदा हुआ? तो लघु उद्योग से क्या हुआ? बेरोजगारी कमी हुई, बिल्कुल। आयात में कमी हुई, और आय का समान वितरण, तो उपरोक्त सभी कर दीजिएगा। लघु उद्योग आने से तीनों का तीनों फायदा हुआ है। चलिए अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या बोल रहा है? निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा क्या है? बताइए। अगर हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल बिजनेस का क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट स्मॉल बिजनेस का क्या होना चाहिए? तो पुराने डेटा के हिसाब से 5 करोड़ होना चाहिए। पुराने डेटा के हिसाब से क्या होना चाहिए? 5 करोड़ रुपये तक इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 5 करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। निम्न में से क्या लघु उद्योग की समस्या नहीं है? इसमें से कौन है जो प्रॉब्लम नहीं है? तो भैया पुराना टेक्नोलॉजी तो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है प्रॉब्लम है, अच्छे वर्कर नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन अधिक रोजगार प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा बात है, प्रॉब्लम नहीं है। लघु उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लघु उद्योग को जो सरकारी सहायता मिलती है उसको आप सब्सिडी भी बोलते हैं, इंसेंटिव भी बोलते हैं, ग्रांट्स भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग ऑल ऑफ दीज मान लेते हैं, सब बोलते हैं हम लोग। सरकारी सहायता जो मिलती है उसको हम ऑल ऑफ दीज के नाम से भी जानते हैं। 31 उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बताइए, जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बनाने वाले, उसको पैसा कौन देता है? तो उसको होलसेलर पैसा देता है। ज़रूरत पड़ता है तो कौन देता है? मैन्युफैक्चरर को, जो सामान बनाने वाला है उसको पैसा देता है होलसेलर, कि भैया तुमको पहले एडवांस दे देते तो बना के सामान दे दो। होलसेलर डील्स इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करता है, ज़्यादा सामान बेचता है। होलसेलर क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। जब वस्तुओं का आयात उन्हें निर्यात करने के लिए किया जाता है, एक देश से खरीदा जाता है बेचने के लिए, तो उसको पुनः निर्यात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुनः निर्यात। इसको इंटरपोर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। जब एक देश से वस्तु और सेवा खरीदा जाता है दूसरे देश में बेचने के लिए, तो उसे पुनः निर्यात के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बोलता है बहुसंख्यक दुकानों पर बेची जाती है। मल्टीपल स्टोर पर कौन से सामान बेचे जाते हैं? बहुसंख्यक दुकानों पर कैसे बेचा जाता है? कौन सा सामान बेचा जाता है? तो याद रखिएगा, बहुसंख्यक दुकानों पर नगद सामान बेचा जाता है। केवल नगद बेचा जाता है, उधार नहीं चलता है सर। मल्टीपल स्टोर में जाइएगा, कोई भी विशाल मेगा मार्ट या बिग बाज़ार में जाओगे तो खाली नगद, उधार नहीं। उधार तो गांव का दुकान में चलता है, इस समय उधार नहीं चलता है। आगे बोल रहा है थोक व्यापारी माल का विक्रय करते हैं। थोक व्यापारी क्या करता है? माल किसको बेचता है? उत्पादक को बेचता है? नहीं। ग्राहक को बेचता है? नहीं। फुटकर व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी किसको बेचता है? फुटकर व्यापारी को बेचता है। दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? आंतरिक व्यापार भी बोल सकते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो नहीं होगा, एक्सटर्नल व्यापार नहीं होगा, तो आंतरिक व्यापार बोल सकते हैं। दो राज्य के बीच में हो रहा है तो दोनों देश के अंदर ही है ना, इसलिए इसको आंतरिक व्यापार बोलते हैं। अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे माल का विक्रय करते हैं। कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो सीधा डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है? तो रिटेलर है। किधर? फुटकर व्यापारी। देखिए, फुटकर व्यापारी डायरेक्ट कस्टमर को माल बेच देता है।
फुटकर व्यापारी डायरेक्ट कस्टमर को माल बेच देता है। चलिए 48 अब 3 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो पूछा था 2019 में, 2019 का क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे रिपीट कर देगा। विदेशी व्यापार दो देशों के बीच उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए। विदेश में व्यापार करेंगे झगड़ा झंझट होगा, घृणा होगा, नहीं, दो देशों के बीच में सहयोग उत्पन्न करता है। विदेशी व्यापार में प्रयुक्त प्रलेख कौन है, तो बोलता है प्रयुक्त प्रलेख शिपिंग बिल है, इसका इस्तेमाल होता है विदेशी व्यापार में, ये सब का इस्तेमाल विदेशी व्यापार में नहीं होता है, याद रखिएगा। और बोलता है कि मेट्स रिसिप्ट निर्गमित किए जाते हैं। मेट्स रिसिप्ट कौन इशू करता है, तो जो कैप्टन ऑफ शिप होता है, जहाज़ का कप्तान होता है, पानी का जहाज़ से माल आता है ना, तो जो जहाज़ का कप्तान होता है, कैप्टन होता है, हेड होता है, वो जारी करता है मेट्स रिसिप्ट। तो मेट्स रिसिप्ट कौन जारी करता है, जहाज़ का जो कप्तान है वो जारी करता है मेट्स रिसिप्ट। ये हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करिए दोस्तों, अगर आप ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेट पहले जा चुका था, ये तीसरा सेट है, और हम लोग उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 सेट और डाल दें, क्योंकि दिन भर पढ़ाने के बाद रात में वीडियो बनाने के लिए शरीर में ताकत नहीं रहता है। बस आप लोगों का प्यार है जिसके कारण हम लोग खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के परिवार के साथ और उसका फ़ायदा उठाइए। जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग दे रहा है उसका एडवांटेज आप लीजिए। थैंक यू।